आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन की लास्ट यूनिट का पहला टॉपिक, फोर्थ यूनिट का पहला टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे कि छात्रों की अलग अलग ज़रूरतों को समझकर हम कैसे अपनी टीचिंग स्ट्रेटेजी को मॉडिफाई कर सकते हैं। यानी क्लासरूम के अंदर अगर हम बच्चे को अच्छे से सिखाना चाहते हैं, इंक्लूजन की बात हो रही है, तो इसका मतलब हमारी क्लास में सब तरह के स्टूडेंट हैं, सामान्य बच्चे भी हैं और स्पेशल चाइल्ड भी हैं। तो कैसे हम कुछ टेक्निक का यूज करके अपनी टीचिंग स्ट्रेटेजी में चेंज कर सकते हैं। जैसे पीयर ट्यूटरिंग हम करा सकते हैं, हम सोशल लर्निंग करा सकते हैं, रिफ्लेक्टिव टीचिंग करा सकते हैं, हम मल्टी सेंसरी टीचिंग करा सकते हैं। सबका अपना अलग अलग इम्पैक्ट पड़ेगा। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि कोई बच्चा किसी तरीके से सीखता है, कोई बच्चा किसी दूसरे तरीके से सीखता है। हमें क्या करना है? इंक्लूजन करना है। इंक्लूजन का मतलब समावेशन, समाहित करना है, सबको इकट्ठे लेकर चलना है। तो सबको इकट्ठे लेकर चलने के लिए हमें अपनी टीचिंग पेडागोजीज में भी कुछ चेंज करने पड़ेंगे। और वो चेंज अगर हम नहीं करेंगे तो अगेन हम उसी तरह के सामान्य बच्चों के लिए अपनी टीचिंग स्ट्रेटेजी को तैयार करते रहेंगे। और जो बच्चा इंक्लूजन के नाम पर हमारी क्लास में आया है, स्पेशल चाइल्ड है, डिफरेंटली एबल्ड है, वो फिर एक तरह से अपने आप को सबसे पीछे या सबसे अलग फील करेगा। हमें सबको साथ में लेकर चलना है, इसलिए अपनी टीचिंग स्ट्रेटेजी में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो चलिए समझते हैं पीयर ट्यूटरिंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, सोशल लर्निंग, रिफ्लेक्टिव टीचिंग, मल्टी सेंसरी टीचिंग ये क्या होती है। इन्हें वन बाय वन पीपीटी के जरिए समझते हैं। तो चलिए समझते हैं बच्चों के इंडिविजुअल नीड को समझने के लिए उनके हिसाब से अपनी टीचिंग ट्रेनिंग को, अपनी टीचिंग स्ट्रेटेजी को, अपने क्लासरूम एनवायरनमेंट को कस्टमाइज करने के लिए कौन कौन सी शैक्षणिक रणनीतियों की हमें जरूरत पड़ती है। कुछ नाम यहाँ पर दिए गए हैं, मैं आपको डिटेल में सबको समझाता हूँ। तो सबसे पहले कोऑपरेटिव लर्निंग की बात कर रहे थे। ये कौन सी स्ट्रेटेजी होती है, इसे क्लास में हम कैसे यूज कर सकते हैं। इसमें हम बच्चों को छोटे छोटे ग्रुप में बांट देते हैं, उन्हें कोई टास्क दे देते हैं या कोई प्रोजेक्ट दे देते हैं, ताकि उनके बीच में कोलैबोरेशन और टीम वर्क को हम प्रमोट कर पाए। आप अच्छे से जानते हैं कि बच्चा सोसाइटी में जाएगा, सोसाइटी में उसे कोलैबोरेशन और टीम वर्क के बिना उसका काम नहीं चलेगा, उसे ये करना ही पड़ेगा। चाहे वो कहीं पर एम्प्लॉय बनकर जाए, चाहे वो कहीं पर एक सोसाइटी के मेंबर के तौर पर जाए, उसे अपने आस पड़ोस से, अपने साथ वाले लोगों से टीम वर्क की तरह काम करवाना पड़ेगा या करना पड़ेगा, या उसे कोलैबोरेशन करनी पड़ेगी। तो उसी की पहली जो सीढ़ी है, पहला स्टेप है, वो हम स्कूल में करा सकते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजी के जरिए, ताकि बच्चा छोटे छोटे ग्रुप में एक दूसरे बच्चे के साथ, एक दूसरी टीम के साथ, एक ऐसे मेंबर के साथ जिसके उसके विचार शायद नहीं मिलते हो या उसके ओपिनियन डिफरेंसेस हो, उसके साथ वो टास्क कर पाए, प्रोजेक्ट कर पाए। उसके अलावा हमें उसको कुछ भूमिका, कुछ भागीदारी, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी, ताकि वो ग्रुप में पार्टिसिपेट करने के लिए उसको मोटिवेशन मिले। मतलब ग्रुप के मेंबर को अगर ये लगेगा कि मेरा तो कोई काम ही नहीं है, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो उसको कोई मोटिवेशन नहीं आएगा, वो अंकरेज नहीं होगा उस टाइम उस ग्रुप में काम करने के लिए। लेकिन अगर आपको उसे प्रोत्साहित करना है, तो आपको उसे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी, ताकि उसे पता रहे कि मुझे करना क्या है। फीडबैक बच्चा दे पाए, ये अपॉर्चुनिटी बच्चे को देनी चाहिए कि अपने आसपास जो उसने काम किया है, किसने कितना कंट्रीब्यूट किया, किस बच्चे ने कैसा काम किया, अपने पीयर ग्रुप के को लेकर उसके क्या फीडबैक है, क्या रिफ्लेक्शन रहा उसका इस टास्क के बाद, इस प्रोजेक्ट के बाद। तो उसको फीडबैक हमें उनसे जरूर लेना चाहिए, क्योंकि बिना फीडबैक के हम अगले स्टेप पर नहीं जा पाएंगे। यानी अगला जो बैच भी आएगा या अगली बार हमें कोई अगर सेम फॉर्मूला अपनाना है, तो क्या क्या चेंजेस चाहिए वो पता लगेगा अगर हम फीडबैक अच्छे से लेते हैं। पीयर ग्रुप के साथ बच्चे की लर्निंग बहुत अच्छे से होती है। हम अच्छे से जानते हैं कि बच्चा कई बार टीचर के सामने हेजिटेट करता है, अपने पीयर ग्रुप में वो सीख लेता है। तो हमें क्या करना है? पेयरिंग करनी है स्टूडेंट की, अलग अलग एबिलिटी के बच्चों को एक साथ लेकर आना है। मान लीजिए कोई बच्चा किसी एक सब्जेक्ट में अच्छा है, कोई दूसरे में, कोई तीसरे में, उनको एक उस पर लेकर आना है, एक ग्रुप में लेकर आना है, ताकि बच्चे एक दूसरे से सीख पाए। उन्हें एकेडमिक टास्क देने हैं इकट्ठे, ताकि उनकी एकेडमिक ग्रोथ, उनके सोशल कनेक्शन मजबूत हो। क्योंकि एक दूसरे से बच्चा सीखेगा तो उनके कनेक्शन भी बनेंगे, उनकी एकेडमिक ग्रोथ तो होगी होगी, उनके सोशल कनेक्शन भी मजबूत होंगे। इसके अलावा हमें ट्रेनिंग और सपोर्ट देनी चाहिए। जो बच्चा
मतलब एक तरह ट्यूटर का काम करता है, ट्यूटर की भूमिका निभाता है, बच्चों को पढ़ा रहा है आपस में, क्योंकि पीयर ट्यूटरिंग हो रही है ना, आपस में एक दूसरे को बच्चे पढ़ा रहे हैं। तो कैसे पढ़ाना है, कैसे उन बच्चों को समझना है, कैसे समझाना है, इसकी थोड़ी सी ट्रेनिंग और सपोर्ट उनको जरूर मिलनी चाहिए, ताकि उनका स्किल थोड़ा सा इस बारे में एनहेंस हो पाए, उनको नॉलेज आ पाए, इफेक्टिवली वो अपनी बात अपने ग्रुप में रख पाए, अपने पीयर को हेल्प कर पाए। क्योंकि जब वो बच्चा अभी छोटा है, उसे पता नहीं है टीचिंग ट्रेनिंग, उसने ली नहीं है, उसको स्ट्रेटेजी नहीं पता, हमें थोड़ा उसको ट्रेनिंग और सपोर्ट देनी पड़ेगी, ताकि वो दूसरे बच्चे को जो सब्जेक्ट उसे आता है उसे सिखा पाए। स्टूडेंट को अपने काम की एक ओनरशिप लेनी पड़ेगी, मतलब अपनी लर्निंग की, क्योंकि बच्चे को हमें ये बात उसके दिमाग में डालनी है कि बेटा सीखना आपकी जिम्मेदारी है, आपको इसके लिए तरीके ढूंढने हैं, हम आपको असिस्ट करने के लिए, आपके साथ कोलैबोरेट करने के लिए, आपको ट्रेनिंग देने के लिए अवेलेबल है। तो जहां भी बच्चे को लगे उसे हेल्प की जरूरत है, उसे वो मिलनी चाहिए, लेकिन उसको पता होना चाहिए कि उसकी जिम्मेदारी है कि वो लर्निंग अपनी भी कराए, और जो बच्चे उसके साथ उस पीयर ग्रुप में है उनकी भी करवाए। सोशल लर्निंग, हमें पता है कि हम सब कुछ सोसाइटी से बचपन से सीखते आते हैं, हम कैसे चलना है, कैसे बोलना है, भाषा हो गई, कपड़े पहनने हो गए, बहुत सारी चीजें हम सोसाइटी से सीखते सीखते बड़े हुए हैं। तो बच्चों के अंदर ये रहता है कि कोई भी अगर हमें बिहेवियर किसी स्टूडेंट के अंदर डालना है तो वो दूसरे को देखकर उसे जल्दी सीखता है। साथ के साथ उसको इमोशनल मैनेजमेंट, उसके सोशल स्किल, सब कुछ हम बच्चे को सिखा सकते हैं अगर हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का यूज करें। मतलब एग्जाम्पल क्या है इसका, अगर आपकी क्लास में कोई बच्चा अच्छा बिहेवियर दिखाता है तो उसको थोड़ा सा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दीजिए, ताकि बाकी बच्चे भी उसको देखकर उसको मॉडल करें, उसके बिहेवियर प्रोसेस को ऑब्जर्व करके उससे सीखे, तभी हमारी सोशल लर्निंग हो पाएगी। हमें एक पॉजिटिव रोल मॉडलिंग बच्चे के अंदर डालनी है, उसकी सोशल लर्निंग को इम्प्रूव कराना है, क्योंकि बच्चे सोसाइटी से बहुत कुछ सीखते हैं। वो आपस में उनके सोसाइटी में लोग कैसे काम करते हैं, कौन ज्यादा पैसा कमाता है, कौन कम कमाता है, किस प्रोफेशन में ज्यादा वैल्यू है, किस में कम है, ये सोसाइटी से सीखता है। तो हमें ध्यान देना है कि बच्चों के बिहेवियर जो अच्छे हैं उनको हमें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देना है, ताकि बाकी बच्चे भी उससे सीख पाए। हमें बच्चों को अपॉर्चुनिटी देनी है कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, कोलैबोरेशन में कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग की टेक्निक, डिसीजन मेकिंग, टीम वर्क, कम्युनिकेशन स्किल, इन सब की अपॉर्चुनिटी बच्चों को देनी है, तभी वो सोशल लर्निंग हो पाएगी। यानी एक साथ बच्चा कोलैबोरेशन में किसी समस्या का समाधान करे, डिसीजन ले, टीम वर्क करे, कम्युनिकेशन स्किल उसकी इंप्रूव होगी, और इसके साथ साथ उसको सोशल लर्निंग भी हो जाएगी। बडी सिस्टम, बडी यानी मित्र, स्टडी बडी भी बोल देते हैं इसको। इसमें हम क्या करते हैं, पेयर करते हैं स्टूडेंट को, एक ऐसा बच्चा होता है जो थोड़ा कम एक्सपीरियंस है, दूसरा होता है जो थोड़ा सा उस सब्जेक्ट में या उस टास्क में, उस स्किल में थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, जिसको थोड़ा पता है, जो उसमें सक्षम है उस काम को करने में, ताकि जो बच्चा कम जानता है उसको वो बडी सिस्टम से वो दूसरा बच्चा सिखा दे। तो इसमें में क्या करना है, बच्चे को एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना, उनके साथ अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना, इन सब चीजों को प्रोत्साहित करना है, ताकि बच्चे एक दूसरे को सिखाए भी और एक दूसरे से सीखे भी। ट्रेनिंग और सपोर्ट सेम, जैसे ट्यूटरिंग के टाइम पर जरूरत थी, बड़ी पेयर में भी जरूरत है कि बच्चे को ट्रेनिंग दे, उसे बताए पहले, उसको वो स्किल उसके अंदर डेवलप करे कि कैसे वो दूसरे बच्चे को सपोर्ट कर सकता है, कैसे वो दूसरे बच्चों से सीख भी सकता है। रिफ्लेक्टिव टीचिंग, ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होता कि बच्चे ही एक दूसरे से सीखे, टीचर भी एक दूसरे से सीख सकते हैं। सबसे पहले तो उन्हें अपनी टीचिंग पर रिफ्लेक्ट करना है और उसके हिसाब से एडजस्टमेंट करने हैं, यानी उन्हें जानना है कि कहाँ पर उनकी टीचिंग में ऐसा है जो थोड़ा सा सुधार की जरूरत है, और ये बड़े खुले दिमाग से करना है। दूसरा, उन्हें अपने आसपास के जो टीचर और पढ़ाते हैं उनसे भी सीखने की जरूरत है, क्योंकि कोई टीचर हो सकता है उसका टीचिंग स्किल किसी एक मामले में बहुत अच्छा है, उससे कोई सीख सकता है, बिहेवियर सीख सकता है। तो एक दूसरे से सीखे, अपनी टीचिंग पर रिफ्लेक्शन करते रहे टाइम टाइम, तो उससे क्या होगा कि आपकी भी प्रोफेशनल ग्रोथ और डेवलपमेंट बढ़ता बढ़ता रहेगा। एज ए टीचर आप भी बहुत चीजें सीखते रहेंगे। फीडबैक लेते रहे टाइम टाइम पर अपने स्टूडेंट के साथ, मेरी ये हैबिट रही है, जब से मैं पढ़ा रहा हूँ मैं अपने हर बैच से फीडबैक लेता हूँ। कोई पहले जैसे मेल पे मंगवाता था, आजकल गूगल फॉर्म हो गया तो उस पे लेता हूँ। कोई बच्चा अगर आके मुझे पर्सनली भी बताना चाहे तो मुझे उसको भी ये रहता है कि आप आके बता दो। मैसेज में व्हाट्सएप पे भी बच्चे बता देते हैं कि हमें ऐसे पढ़ाओ तो ज्यादा ठीक रहेगा, या आप जैसे पढ़ाते हो ये कंटिन्यू करो तो ठीक है। जैसे ये वीडियो बनाना, पीपीटी बनाना, इसे यूट्यूब पे डालना, ये भी स्टूडेंट फीडबैक से ही निकल कर आया है। तो जितना आप स्टूडेंट से जुड़े रहेंगे, उनके फीडबैक लेते रहेंगे, उतना ही आप बच्चों को ज्यादा समझ पाएंगे, बेहतर उनकी लर्निंग दे पाएंगे। अब आपको पता है कि एक सेंसेस हम हमारी इन्वॉल्व है किसी टीचिंग में तो उससे हम कम सीखते हैं, लेकिन अगर हम अपने सारे सेंसेस को, मल्टीपल सेंसेस को अगर इन्वॉल्व कर देते हैं तो हम ज्यादा सीखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर कोई कंटेंट मैं सिर्फ सुनता हूँ
सिर्फ एक मेरी ऑडियो साइंस उसमें इन्वॉल्व है तो मैं कम सीखूंगा, मैं उसे साथ में देखता भी हूँ और साथ में उसे परफॉर्म भी करता हूँ तो मैं ज्यादा सीखूंगा। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि अपने स्टडी कंटेंट में हम अलग अलग सेंसेस को कैसे एंगेज कर सकते हैं बच्चे की, इसको ध्यान में रखकर हमें अपना लेसन प्लान तैयार करना है। इसको ध्यान में रखकर हमें उन बच्चों के लिए लर्निंग एटमॉस्फेयर तैयार करना है। हमें देखना है कि एक्टिविटी क्या कराई जा सकती है, कोई मूवमेंट कराई जा सकता है, कराया जा सकता है क्या नहीं, इसमें एक्टिव लर्निंग एंगेजमेंट कैसे आ सकती है। अलग अलग अपॉर्चुनिटी डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट के हिसाब से आप कैसे करा सकते हैं। ये आपको ध्यान में रख के अलग अलग सेंसेस को इन्वॉल्व करके आप पढ़ाएंगे तो बच्चे की लर्निंग बहुत अच्छी होगी। इसी में हमें टीचिंग स्ट्रेटेजी को अपनी कस्टमाइज करना पड़ता है इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल के हिसाब से। तीन लर्निंग स्टाइल मेन होते हैं, वी ए के, विजुअल लर्नर होते हैं, ऑडिटरी होते हैं, काइनेस्थेटिक होते हैं। विजुअल वाले वो हैं जो देखकर सीखते हैं। अगर आप विजुअल लर्नर हैं तो आप बिना पीपीटी के आपको मजा नहीं आता अगर मैं पीपीटी हटा के सिर्फ ऑडियो चला दूं यहाँ पर। अगर आप ऑडिटरी लर्नर हैं तो आपने पीपीटी से मतलब नहीं है, आप बस अपने सुनेंगे और उसको समझेंगे और उसको अपना पेपर के लिए तैयार करेंगे। अगर आप काइनेस्थेटिक लर्नर हैं तो आपको काम करने में, परफॉर्म करने में, एक्टिविटी करने में, लर्निंग बाय डूइंग करने में मजा आता होगा। तो तीन तरह के मेनली आपको लर्नर मिलेंगे अपनी क्लास में भी। उसी के हिसाब से आपको कस्टमाइज करना है उनकी एकेडमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। उसी के हिसाब से आपको टीचिंग स्ट्रेटेजी अपनी बना के चलनी है। तो ये कुछ स्ट्रेटेजी थी जो हम फॉलो कर सकते हैं सभी बच्चों की नीड को पूरा करने के लिए। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।